नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर सभी राज्यों में आज आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो वहीं पर 5 राज्यों की 679 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 679 सीटों पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक 12 बजे होने वाली है, जहां इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी के मद्देनजर ये भी माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद में आचार संहिता भी लग जाएगी। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, ये 5 राज्य जहां पर साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी के चलते आज 12 बजे इलेक्शन कमीशन की बैठक होने जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि ठीक 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि तमाम जो राज्य है, 5 राज्यों में निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाया जा सके और इसको लेकर तमाम बातें यहां पर कही जा रही है, जहां पर ये भी माना जा रहा है कि पोलिंग का शेड्यूल पूरा करने और साथ ही रिजल्ट की तारीखों और अन्य व्यवस्थाओं की घोषणा भी यहां पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा सकती है। तो चुनाव की तारीखों के साथ ही साथ ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि पोलिंग का पूरा शेड्यूल भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया जाएगा। साथ ही रिजल्ट की जो तारीख होगी उसका ऐलान भी आज किया जा सकता है और साथ ही अन्य व्यवस्थाओं की किस प्रकार से जो संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से इंतजाम होने चाहिए और तमाम आदेश यहां पर दिए जा सकते हैं चुनाव आयोग की ओर से। और साथ ही ये एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है कि किस प्रकार से जो प्रत्याशी है वो किस प्रकार से तैयारियां कर सकते हैं, इसको लेकर एक यहाँ पर मैसेज भी दिया जाएगा। तो 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जहां पर साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आज ठीक 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज जी, आज 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान, तारीखों का ऐलान किया जाएगा। से कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः पहले सप्ताह में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, क्योंकि इसके पहले 2018 में भी हमने देखा था कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का ऐलान किया था। नवंबर के आखिरी सप्ताह में वोटिंग हुई थी और 11 दिसंबर को नतीजे आए थे और 17 दिसंबर को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में भोपाल में शपथ ली थी जी। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही थी 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन आज ये तारीख आखिर आई गई है कि 12 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 5 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हिंदी पट्टी के हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तेलंगाना, मिजोरम में भी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें, 230 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव होना है। कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। 2018 में लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था। नतीजन सबसे ज्यादा 114 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बाकी निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन अपने अंतर विरोधों के कारण मार्च 2020 में सरकार गिर गई थी, क्योंकि सिंधिया समर्थक 2 दर्जन के लगभग विधायकों ने बगावत कर दी थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और अब इस बार भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का। और जिन गारंटियों के सहारे कांग्रेस ने हाल के दिनों में कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव जीता है, कमोबेश वैसी गारंटियां कांग्रेस मध्य प्रदेश में दे रही है और उसके जवाब में बीजेपी ने उनकी काट भी निकाल ली है कि लाड़ी बहना जो है नारी सम्मान योजना की काट है। गैस सिलेंडर की बात थी, कांग्रेस ने कहा था 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी ने उसको 450 रुपए में कर दिया है। बिजली के बिलों में माफी की बात है और किसान कर्ज माफी के जवाब में बीजेपी ने जो किसानों को सालाना प्रधानमंत्री की ओर से जो 6000 रुपए मिलते हैं, राज्य सरकार ने 4000 रुपए पहले कर दिए थे, उसको बढ़ाकर 6000 कर दिया है। बीजेपी इस बार पूरा फोकस किए हुए है जिन सीटों पर वो पिछली बार हारी थी,
जिनको उन्होंने आकांक्षी सीटों का नाम दिया था, उन पे पार्टी लगातार तैयारी कर रही थी, वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। और कांग्रेस को चौंकाते हुए बीजेपी ने अपनी 3 लिस्टें जारी कर दी। पहली से लिस्ट में 39 नाम थे, दूसरी में 39 और तीसरी में एक सिंगल नाम था अमरवाड़ा सीट से मोनिका भट्टी का। तो इनमें से 76 सीटें वो हैं जो बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी थी। इनमें कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह है जो कि सांसद है, नरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते दोनों भी केंद्रीय मंत्री हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते को उनके भाई की सीट पर उतारा गया, निवास से, जहां पिछली बार हारे थे। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया गया और इंदौर 3 से पिछली बार उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय चुनाव जीते थे। तो माना जा रहा है कि इस बार आकाश को टिकट नहीं मिलेगा। नरसिंहपुर की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ जालम सिंह पटेल जो कि प्रहलाद सिंह पटेल के भाई हैं, वो विधायक थे, शिवराज सरकार में वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनका टिकट काट के उनके भाई को टिकट दिया गया है। तो पार्टी ने मंसूबे साफ कर दिए कि अपने 3 बड़े चेहरों के साथ उन्होंने कुल मिलाकर 7 सांसदों सहित बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। और आने वाली जो लिस्टें बची हैं लगभग 150 के आसपास अभी, और बीजेपी की लिस्ट आना 151 लोगों की, तो माना जा रहा है उसमें भी 4 से 5 और सांसदों के नाम हो सकते हैं, जिनमें एक आधे राज्यसभा के सांसद भी हो सकते हैं। खुद वीडी शर्मा जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी लगभग 6 महीने पहले ये कहा था कि वो अपने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। और ये 66 उम्मीदवार जो सीटें वो थी जब कांग्रेस 2 से लेके 8 चुनाव तक लगातार हारती जा रही है। इसमें भोपाल की गोविंदपुरा सीट है, नरेला है, हुजूर है, तो ऐसी तमाम सीटों पर कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन लगातार जो कमलनाथ ने बोला, उसके बाद हमने देखा कि दिग्विजय सिंह को इनकी जिम्मेदारी दी गई थी। वो सारी इन 66 सीटों पर एक एक करके मिले, कैंडिडेटों से बात की, संभावित उम्मीदवारों से बात की, लोगों का मन टटोला और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ कौन बीजेपी को मात देने में सक्षम प्रत्याशी हो सकता है। और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट भी उन्होंने पार्टी को दी थी, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाया। पिछले दिनों दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें माना जा रहा था कि संभवतः कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। ईसीई की बैठक हुई थी और सीडब्ल्यूसी की बैठक अब 9 तारीख को होना है। तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उसने लगभग 140 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए, जिनमें लगभग 66 वही सीटें जिनका मैंने जिक्र किया है जो कांग्रेस लगातार हार रही है उस पर हैं, और कुछ ऐसी सीटें हैं उनमें से कुछ जो पुराने विधायक हैं, जो विधायक के मौजूदा या पूर्व जो मंत्री है, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। जहां तक बात करें तो बीजेपी ने अपने तमाम सारे दिग्गज नेताओं को मैदान में झोंक दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जो दिग्विजय सिंह है, अरुण यादव है जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विवेक तनखा राज्यसभा के सांसद हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सुरेश पचौरी भी एक बड़ा चेहरा है, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पिछला चुनाव वो भोजपुर से लड़े थे, लेकिन सुरेंद्र पटवा के मुकाबले हार गए थे। तो माना जा रहा है कि इस बार वो संभवतः भोजपुर से या भोपाल की नरेला सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले दौर में बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है, और चूंकि आचार संहिता लगने के बाद सारे कामकाज जो है वो बंद हो जाएंगे, घोषणाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। यही कारण है कि हमने देखा पिछले दिनों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए। खुद शिवराज सिंह चौहान ने अब से 2 दिन पहले हमने देखा था कि एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर 53,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया, क्योंकि यह माना जा रहा था कि आचार संहिता किसी वक्त लगाई जा सकती है। वहीं कांग्रेस ने, जो बीजेपी ने, हमने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश की 230 में से लगभग 220 सीटों पर पहुंचने का प्रयास किया। पहले हमने देखा था कि एक ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2008, 2013 और 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने के लिए 5 अलग अलग स्थानों से यात्रा शुरू की गई और तमाम सारे दिग्गज नेताओं को उसकी कमान सौंपी गई। जो ग्वालियर चंबल से यात्रा शुरू हुई श्योपुर से, उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे। मालवा निवाड़ की जो यात्रा शुरू हुई इसके प्रभार कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया, क्योंकि मालवा निवाड़ में 66 लोग विधानसभा की सीटें, माफ कीजिए, और उसके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार दिल्ली के लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ऐसे मध्य प्रदेश में जो सत्ता का रास्ता वो मालवा निवाड़ से होकर जाता है।
पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ भारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही पार्टी ने इस बार पूरा फोकस SC ST सीटों पर भी किया है। जहाँ तक हम आदिवासी सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है और इनमें लगभग 80-82 सीटों पर इस समाज का पूरा प्रभाव है। तो इसको लुभाने के लिए पार्टी ने 1 साल से भी ज्यादा वक्त से पूरी तैयारियां कर रखी थी। चाहे भोपाल की हम बात करें, रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे रखना हो, या पिछले दिनों जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर एक उनके नाम पर एक लोक बनाने के लिए जो शिलान्यास किया गया वो प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया, टांटा भील के नाम पे प्रतिमाएं लगाई गई, इंदौर में एक चौराहे का नाम रखा गया। इसके साथ ही लगातार ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे आदिवासियों को पार्टी फिर से अपने साथ जोड़ सके। इसके साथ ही दलित वोटर जो कि लगभग हमने देखा 35 सीटें आरक्षित है इस वर्ग के लिए, तो उस पर भी पार्टी ने पूरा फोकस बनाए रखा है। हमने देखा कि जो बुंदेलखंड के सागर में संत रविदास की स्मृति में एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में समरसता यात्रा निकाली गई और हर घर से प्रयास किया गया कि एक मुट्ठी अन्न लिया जाए। इसके साथ ही जो बाकी जगह है वहां से मिट्टी भी लाई गई, पवित्र नदियों का जल लेके आया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया, वो मंदिर का निर्माण शुरू। इसके साथ ही जो एक धार्मिक टूरिज्म के नाम पर हमने देखा कि पार्टी ने पूरा फोकस किया ताकि जो वोटर हैं उनको जाति धर्म के मुद्दों से हटाकर हिंदुत्व के एक छाते तले ले आए। महाकाल लोक की जहाँ तक हम बात करें, उज्जैन में जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ तो उसके पहले 10-15 हजार जो श्रद्धालु है वो उज्जैन रोज आते थे, लेकिन जब से महाकाल लोक बना है तब से लगभग रोजाना 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और सावन के दिनों में हमने देखा था कि इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख हो गई है। यही कारण है कि इससे उत्साहित होकर राज्य सरकार ने सलकनपुर में देवी लोक की घोषणा की है, मैहर में एक जो शारदा माता का मंदिर है वहाँ एक लोक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अहिल्या लोक बनाने की बात है और जाति धर्म को रिझाने का ही पूरा प्रयास किया। इसी कड़ी में हमने देखा कि क्षत्रियों को रिझाने के लिए भोपाल में महाराणा लोक का निर्माण का एक शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही कई सारे मंदिरों के निर्माण और विकास के लिए राज्य सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। तो कुल मिलाकर पार्टी इस बार कोई कोर कसर रखना नहीं चाहती है और फोकस इस बार उसका आदिवासी और दलितों पर है, क्योंकि पिछले कई 2-3 चुनाव के अगर हम आंकड़े देखें तो पार्टी को लगातार बम्पर सफलता मिली थी इन इलाकों में और जिसके बाद कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा था। लेकिन 2018 के पहले जो कुछ परिस्थितियां बनी, पहले हमने देखा कि किसान कर्ज माफी की बात करो, क्योंकि जो गोलीकांड हुआ था मंदसौर गोलीकांड, जिसके बाद वहाँ स्थितियां बिगड़ी थी और पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार पार्टी जो है उससे सबक लेकर आगे बढ़ रही है। ग्वालियर चंबल में पार्टी पूरा फोकस कर रही है और उसके साथ ही हमने देखा था कि जो स्थितियां बनी हैं SC ST सीटों की अगर हम बात करें 2018 में 47 सीटें थी ST की, जिसमें से बीजेपी में 16 सीट जीत पाई थी और कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत का स्वाद चखने को मिला था। इसके पहले 2018 की बात करें, 2013 की माफ कीजिए, 31 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस 15 पर रह गई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। इसके पहले 2008 में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 17 मिली थी और 2003 में जब उमा भारती के नेतृत्व में पार्टी मैदान में उतरी थी तब 47 सीटों पर पार्टी को सफलता मिली थी और कांग्रेस का 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई थी। वहीं अनुसूचित जाति की सीटों की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिल पाई थी और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। लेकिन इसके पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2013 की, तो पार्टी ने 29 सीटें जीती थी आरक्षित वर्ग की, 2008 में 25 और 2003 में 30 सीटें। तो ये ग्राफ बताता है कि SC ST की दोनों की सीटों पर बीजेपी का जो प्रभाव पिछले चुनाव में कम हुआ, जिसके कारण नजदीकी अंतर से पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस 114 सीटों पर जीती थी और बीजेपी सिमट कर 109 पर रह गई थी। कुछ निर्दलीय भी थे लेकिन पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी और उसका एक कारण ये भी माना गया था कि जो चेहरों के प्रति असंतोष था, पहले कहा गया था संघ की ओर से जो फीडबैक दिया गया था और जो पार्टी ने सर्वे कराया था उसमें जो बताया गया था कि 50 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटना पड़ेंगे, लेकिन उतनी संख्या पार्टी ने टिकट काटे नहीं और जो बगावत हुई जिसके कारण लगभग 1 दर्जन सीटें मामूली अंतर से पार्टी को गंवाना पड़ी और कुछ सीटें ऐसे थी रामकृष्ण कुसमारिया 2 सीटों पे चुनाव लड़े, उनके कारण जयंत मलैया को कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ग्वालियर दक्षिण में समीक्षा गुप्ता जो कि बीजेपी से महापौर रही है ग्वालियर की, उनकी बगावत के कारण वो सीट मामूली अंतर से 125 वोट से पार्टी को गंवाना पड़ी।
धीरज पटेरिया के कारण हमने देखा था कि जबलपुर में एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे तमाम सारे बागी थे जिनके कारण पार्टी संकट में थी। इस बार इन सारे बागियों को पहले से मनाने का जतन किया जा रहा है और जो सिंधिया समर्थक लोग आए थे उनमें से भी अभी बिल्कुल तक मनोज जी, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी किस प्रकार से तैयार है, क्योंकि 2018 की तरह वो इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसी के चलते 79 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को भी उतार दिया। लेकिन 76 सीटें ऐसी है जिसमें 2018 में बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है उन्हें जीत के लिए और प्रचार प्रसार के लिए काफी लंबा समय बीजेपी की ओर से दिया गया है। लेकिन बात करें कांग्रेस की, तो आज 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन 66 सीटें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि ऐसी है जहां पर कांग्रेस लगातार 3 से 5 बार विधानसभा चुनाव हारती आ रही है। ऐसे में उन प्रत्याशियों को क्या चुनाव के लिए तैयारियों का समय मिल पाएगा? ऐसे में कांग्रेस किस प्रकार से तैयारी करेगी, प्रत्याशी किस प्रकार से तैयारी करेंगे? देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार जब कहा जा रहा था कि उम्मीदवार पहले घोषित कर देंगे और जब ये सवाल बार बार पूछा जाता था कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं से, तो उन्होंने लगातार यही कहा कि जिन लोगों को टिकट दिए जाने हैं उनको इशारा कर दिया गया है, यानी उनको पहले ही बता दिया गया है कि भले आपका नाम का भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में तैयारियों में जुट जाएं। लेकिन कांग्रेस में संकट इस बात का है कि हमेशा वो पार्टी में हम देखते हैं कई सारे नेता अपने समर्थकों के लिए अड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप भोपाल नरेला की हम बात करें कि पिछले 3 चुनाव से पार्टी लगातार हार रही है। पिछली बार चुनाव 2 बार से चुनाव हारे महेंद्र सिंह चौहान एक बार फिर सक्रिय हैं और जो कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं आसिफ जकी, जिनकी पत्नी शाइस्ता जकी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, उनके पति हैं वो, और वो भी नरेला में सक्रिय है। इसके बाद एक मनोज शुक्ला दावेदार है, पिछले 10 साल से वो लगातार यहाँ दावा ठोक रहे हैं। तो ये एक उदाहरण भरे ऐसी कई सारी सीटें हैं। अगर हम भोपाल की बात करें, भोपाल उत्तर की, जो कि आरिफ वकील का गढ़ मानी जाती कांग्रेस का, वो लगातार 92 के बाद से लगातार चुनाव जीतते रहे। इस बार उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, तो उनके छोटे भाई आमिर अकील, जो उनके पीछे साई की तरह खड़े होते थे, उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने दमखम दिखाया। पीसी शर्मा, पिछली बार भी उनके खिलाफ संजीव सक्सेना जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने खम ठोका था, तो उनसे कहा गया था कि इस बार पीसी शर्मा चुनाव लड़ ले, अगली बार आपका मौका मिलेगा। लेकिन इस बार पीसी शर्मा भी चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं और संजीव सक्सेना एक बार बसपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। यही स्थिति गोविंदपुरा क्षेत्र में है, हुजूर में है। तो आपने भले ही एक किसी उम्मीदवार को संकेत दे दिया कि आप चुनाव की तैयारी करिए, लेकिन जो आधा दर्जन से ज्यादा एक सीटों पर उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस की लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। और जहां तक कांग्रेस की हम बात करें, तो इनमें से अब किसको इशारा मिलता हो, कई सूची हमने देखी। जब सर्वे आए और जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी, तो कांग्रेस के सर्वे में जो उम्मीदवार पहले नंबर पर था, जिला अध्यक्षों ने अपने सर्वे को उसको तीसरे चौथे नंबर पर धकेल दिया गया था, जिसको लेके जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने नाराजगी जताई थी। और इसके बाद अब चूंकि दिल्ली में बैठक हो रही, कई स्तर पे सर्वे हुए हैं, तो हो भी सकता है कि जिन लोगों को 6 महीने 8 महीने पहले दिग्विजय सिंह ने कमिट कर दिया हो या कमलनाथ ने कि आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, टिकट आपको मिलेगा, लेकिन जब दिल्ली से नाम जारी हो तो हो सकता है उनका नाम उस सूची में ना हो। और दूसरा, जो बीजेपी से बगावत करके आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता, लगभग 30 नेता कांग्रेस में अभी तक पिछले 6 महीने में शामिल हो चुके हैं, जिसमें मुंगावली कोलारस की बात कर ले, दीपक जोशी की बात कर ले, जिनके पिता कैलाश जोशी बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, भोपाल से सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, और दीपक जोशी ने बगावत करके बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे कई सारे उम्मीदवार हैं जो सिंधिया के संग गए थे और वो वापस कांग्रेस में लौटा है। और बीजेपी के कई ऐसे नाराज नेताओं पर कांग्रेस की नजर है, वो इंतजार कर रही है कि आचार संहिता लगने के बाद जब सूची बीजेपी की ओर आएगी 150-51 लोगों की, तब कुछ नाराज नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बीजेपी छोड़कर। तो इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? और अगर इनको टिकट दिया जाता है तो जो मौजूदा विधायक हैं या जो मौजूदा, बिल्कुल मनोज जी, तो यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी से जो नाराज नेता है वो कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा, या फिर जो पहले से दावेदारी ठोक रहे हैं सीटों पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस में गहमा गहमी की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को अब भी समय लग रहा है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चुनाव आयोग 12 बजे ठीक 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से तैयारियां यहाँ पर बीजेपी की ओर से
कांग्रेस की ओर से की जा रही है। और ये 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। घोषणाएं की जाएगी और आज आचार संहिता कुछ ही समय के बाद में लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से चुनाव होंगे और साथ ही साथ यहां पर निर्देश भी चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जाएंगे। व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात कर ली जाए तो चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्थाओं को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की जा सकती है। जो संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, केंद्र है, वहां पर क्या व्यवस्था रहेगी, इसके बारे में भी चुनाव आयोग यहां पर निर्देश देते नजर आ सकते हैं। चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे संवाददाता करिश्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, पिछली बार अगर देख लिया जाए 2018 में, तो सिर्फ छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां पर 2 फेज में चुनाव हुए थे, बाकी सभी राज्यों में 1 फेज में। तो क्या इस बार भी ऐसी ही गुंजाइश जताई जा रही है कि 2 फेज में चुनाव हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल अनुपमा, जिस तरीके से पिछले चुनाव में हमने देखा कि 2 फेजेस में चुनाव हुए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस में चुनाव हो। जैसा कि बात करते हैं चुनाव की, तो हो सकता है कि इस बार 2 फेजेस में चुनाव इसलिए भी हो क्योंकि कई इलाके छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जहां पर जो है चुनाव आयोग जो है अपनी नजर पैनी टिकाए रखता है। जिस तरीके से बस्तर की अगर बात करें तो वहां पर नक्सली हमले हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, साथ ही में नक्सली उत्पाद भी चुनाव के करीब आते आते बढ़ जाते हैं, जिसे लेकर के निर्वाचन आयोग काफी ज्यादा सक्रिय नजर आता है और साथ ही में लोगों को असुविधा नहीं हो इसके लिए भी तमाम चीजें करता नजर आता है। आज देखा जाएगा कि चुनाव आयोग की जो है दिल्ली में बैठक होने वाली है, कॉन्फ्रेंस आज वो करने वाले हैं और साथ ही में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनकी तारीखों को, तिथि को लेकर के जो है आज जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखा जाएगा कि जो तिथियां होंगी चुनाव की वो जारी की जाएंगी और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता के बाद देखा जाएगा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में, जैसा कि दोनों ही राजनीतिक दल लगातार बस्तर की ओर जो है दौरे करे थे, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है बस्तर को माना जाता है, आदिवासियों को, एससीओ को माना जाता है, तो उनको साधने की कवायद में दोनों ही पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दे रही थी। तो देखा जाएगा कि आचार संहिता लगने के बाद भी जो है बस्तर की सीटों पर खास तौर पर दोनों ही पार्टियों की नजर होने वाली है। साथ ही में अब छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की जो हम कह सकते हैं महिला मतदाताएं जो है अब पुरुषों से ज्यादा हो गई है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो महिलाओं को साधने के लिए भी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर कोशिश करने वाली। 50% से ज्यादा महिला वोटर्स अब छत्तीसगढ़ में है। साथ ही में महिलाओं का रुझान भी जो है राजनीति की तरफ अब धीरे धीरे होने वाला है, जैसा कि हमने देखा कि महिला आरक्षण भी अब जो है राजनीति में लागू हो चुका है 33%। तो उसे लेकर के भी देखा जाएगा कहीं ना कहीं महिलाएं भी अब इस आगामी चुनाव में सक्रिय नजर आने वाली है। साथ ही में देखा जाएगा कि इस चुनाव को लेकर के जैसे ही आचार संहिता लागू होने वाली है उससे पहले की जितने भी मंत्रालय के लंबित कार्य हैं उन्हें भी पूर्ण कर दिया गया है। साथ ही में चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भरोसा यात्रा निकाल रही है। 90 विधानसभा में दोनों ही यात्राएं दोनों पार्टियों के द्वारा निकाली गई ताकि चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर जो है उनकी पूरी हो जाए। जिस तरीके से महिला वर्ग को साधने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई थी, वही भारतीय जनता पार्टी युवाओं को साधने की कोशिश में अब लगी हुई है। तो देखा जाएगा कि दोनों ही पार्टी जैसे ही चुनाव की तिथियां लागू हो जाएंगी उसके बाद आचार संहिता लागू होने के बाद देखा जाएगा किस तरीके से सक्रिय नजर आती है। और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में से देखा जाएगा कि अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के भी गंभीर नजर आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी की सूची जो है यहाँ पर जारी नहीं की है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी दिल्ली में है और वहां पर उसके बाद देखा जाएगा कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की भी बैठक हो सकती है और उसके बाद जो है जितने भी नाम हैं उन पर जो है मोहर लगने वाली है। तो पहली सूची जो है 10 तारीख के बाद बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी लागू करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दूसरी सूची में बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी बड़े दिग्गज नेताओं के नाम यहाँ पर सामने रखने वाली है। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की, तो उनका भी नाम जो है दूसरी सूची में शामिल होने वाला है। तो देखा जाएगा किस तरीके से जो है आगामी चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और आचार संहिता के बाद देखा जाएगा किस तरीके से जो है आप जमीनी तौर पर दोनों ही पार्टियां रायपुर राजधानी से लेकर के 90 विधानसभा में लोगों को साधने की कोशिश करने वाले हैं और
साथ ही में कांग्रेस पार्टी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचने वाली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना आरोप पत्र लेकर जो है जन जन तक पहुंचने वाली है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं और निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखा जाएगा कि निर्वाचन आयोग की इस बैठक के बाद एक बार फिर से चुनाव को लेकर के गंभीरता दोनों ही पार्टियों में बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, तो जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके 48 घंटे बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि राज्य सरकार की ओर से जो काम प्रभावित हो रहे थे उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, क्योंकि इसके बाद में कहीं ना कहीं एक समय काफी कम बचेगा। और वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो 69 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी की ओर से मंथन भी हो चुका है, प्रत्याशियों की जल्द ही सूची भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पीछे होते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है, उसके बाद में चेहरे साफ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज ठीक 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से होगी और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहेगी कि वो किस प्रकार से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से करवा सके।